हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मेटेलिक क्रिस्टल्स पे कुछ डिस्कशन किया था और मैंने कहा था कि बुक से पढ़ना। आप बुक से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो बताओ। नहीं पढ़ रहे हो। जो स्टूडेंट बुक से पढ़ेगा उसको ही बेनिफिट मिलेगा। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था मेटेलिक क्रिस्टल यानी मेटेलिक बॉन्ड जो होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास तीन थ्योरी दी गई। उसमें एक आती है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड, और एक आती है बैंड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो ये दोनों जो थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। जैसे कि इसका नाम पता पड़ रहा है ना, नाम से ही फ्री इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब। अब देखो ये थ्योरी क्यों आई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। फॉर एग्जाम्पल आयरन मेटल है। अब आयरन में क्या होता है, Fe इस तरह के आयरन के जो एटम हैं तो वो बाउंड कैसे हो रखे हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेटल हैव ए टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। कोई भी मेटल है तो क्या करती है, मेटल लूज करती है इलेक्ट्रॉन। नाउ दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेटल आयन floating in the sea of free electron, just like ship floating in the sea। जैसे जहाज समुद्र में तैरता है ठीक उसी तरह से कह रहे हैं ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन का एक क्या बन जाता है, सी टाइप बन जाता है, समुद्र जैसा बन जाता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन का सी है और उस फ्री इलेक्ट्रॉन के सी में मेटल का जो आयन है, दिस इज द मेटल आयन, मेटल आयन उसके अंदर फ्लोट करते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, नाउ यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज द मेटल आयन इज फ्लोटिंग in the sea of free electron, and now you see that this is a positive, this is a negative, there is a attraction force, but now these electrons are not bounded, these electrons are free। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो गया, ये अट्रैक्शन है और इस तरह से वो मेटल के जो एटम्स हैं, आयंस हैं, जो क्या हो रखे हैं, बाउंड हो रखे हैं। तो दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी कैन एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल जस्ट लाइक व्हाई दीज शो कंडक्टेंस। तो आप जब यहाँ पे कंडक्टेंस ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, आप यहाँ पे जब भी कोई कैथोड या एनोड लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। थर्मल कंडक्टेंस क्यों शो करते हैं, क्योंकि यहाँ से काइनेटिक एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाएंगे, तो काइनेटिक इट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। वाई दे शो लश्चर, लश्चर क्यों होता है, क्योंकि जब आप इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करते हो, कोई भी रेडिएशन आप जब इस पर डालोगे तो उससे लाइट इलेक्ट्रॉन्स की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन देयर इज ए लश्चर। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है इट इज ड्यू टू ड्रूडेल लॉरेंस, उसने दी थी कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो व्हाट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, मींस द मेटल आयन फ्लोटिंग in the sea of electron and the property of the metal is due to these free electrons, but now some properties cannot explain by this theory. So the next modern theory was suggested and this theory was MOT, molecular orbital theory, and sometimes we say it is बैंड थ्योरी। डू यू नो, आपने पढ़ी क्या 11th क्लास में एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी क्या 11th में? नहीं पढ़ी। 11th में पढ़ाई हुई ही नहीं क्योंकि कोरोना आ गया था, कोरोना की वजह से पता नहीं क्या क्या हुआ। ब्रीफ में मैं बताता हूँ व्हाट इज मॉलिक्यूलर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ध्यान से सुने कि एमओटी होती क्या है। एक्चुअल में हमने बात करी थी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होता है और कंबाइंड होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। इतना सा आपको माइंड में रखना है। लुक दिस डायग्राम, दिस इज नॉन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। कोई भी एटम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करना है तो ये नाइट्रोजन का एक एटम हो गया, दिस इज नाइट्रोजन एटम, दिस इज अनदर नाइट्रोजन एटम। तो ये नाइट्रोजन एटम का तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होगा आउटर सेल का वो एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये यहाँ पे क्या हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होके क्या बनाएगा,
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो तरह का है, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। सो दिस इज नॉन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस इज नॉन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी दे दूं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, कि द एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड एंड फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बॉन्डिंग जो बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करता है, और एक होता है एंटी बॉन्डिंग जो इसको डिसफेवर करता है। ये थ्योरी बिल्कुल अलग टाइप की है, वो बाद में कभी मौका मिलेगा तो अपन डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करके मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंड थ्योरी क्या है। तो मेटल जो होता है, मेटल एटम में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, तो उन्होंने कहा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे, जस्ट लाइक दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल एंड कंबाइंड होके क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ये दो से जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, ठीक है? अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, अगर चार कंबाइंड होंगे तो चार बनेंगे, और 10 अगर 10 एटॉमिक ऑर्बिटल विल कंबाइंड देन 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यू विल फाइंड। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल बहुत सारे हैं क्योंकि मेटल के अंदर बहुत सारे एटम्स है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे, तो बात करते किसकी? टू। यहाँ मैं बोल रहा हूँ एन एटॉमिक ऑर्बिटल है, और वो कंबाइंड जब होते हैं ना, तो इस तरह से हमारे को बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, पास पास होते हैं। ध्यान से सुनना अब इसका, व्हाई वी से बैंड थ्योरी, द many atomic orbitals combined and gives many molecular orbitals. Molecular orbitals, there are two types. One is the bonding. If there is electron, this is the valence electron, it is occupied by this bonding molecular orbital, and this is the higher energy. higher energy का है, ये खाली रहता है अनुमोल। तो यहाँ पे जैसे ये देखो, अब यहाँ बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हुए ना, दीज आर द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, दीज आर बॉन्डिंग। तो इनके अंदर क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, दे हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, ये सब क्या होंगे? ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, इस तरह से फील्ड होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। बैंड क्यों बोला? क्योंकि जब भी कोई ये इतने पास पास आ जाते हैं कि हमको एक बैंड के तरह दिखाई देते हैं, जस्ट लाइक बैंड, ठीक है? जस्ट लाइक वो थ्रेड जो होते हैं उनको पास पास कर दे तो आपको वो चोट लग जाती है, आप बैंड बांधते हो ना, बैंडेज। तो जस्ट लाइक, सो एन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड एंड गिव्स many molecular orbitals. Now these molecular orbitals which are filled by the valence electron, जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको हम बोलेंगे कंडक्टेंस बैंड। मीन्स molecular orbitals are further classified in two categories, the valence band and conductance band. What are the valence band? The lower energy molecular orbitals which are closely spaced having valence electron, जिनके अंदर valence electron होता है, वो valence band कहलाएगा। और जो एम्प्टी होते हैं या बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस बैंड। तो अकॉर्डिंग टू दिस बैंड थ्योरी, देयर आर टू टाइप ऑफ बैंड, वन इज द वैलेंस बैंड, अदर इज द कंडक्टेंस बैंड। On the basis of this, now we can explain easily the nature of conductor, non-conductor and semiconductor. And this is the part of this chapter. Later we will discuss this in the last part of the chapter. But according to this, we can see that what is the difference between conductor, semiconductor and insulator. Okay, insulator. So on the basis of this band theory, you can explain what are the conductors. Now there are two bands. This band is completely filled by the valence electron, so we say it is what?
इट इज वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड जो इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, फील्ड होती है, भरी हुई होती है। और ये क्या कहलाती है, इसको जो खाली होती है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बैंड। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, व्हाट इज इन कंडक्टर, दीज टू बैंड्स आर ओवरलैप्ड, ये आपस में क्या होती है, मिली हुई होती है, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता। सी इन द सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है, देखो ये यहाँ पे जो आपकी जो वैलेंस बैंड है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये भरी हुई है। नाउ दिस वैलेंस बैंड एंड दिस इज द कंडक्टेंस बैंड, जो एम्प्टी होती है उनके बीच में एक स्मॉल गैप, there is a small gap between these two bands in the semiconductor. But when you see the in the insulator, insulator में क्या होता है, ये जो आपकी वैलेंस बैंड होती है, इस वैलेंस बैंड में और आपके जो कंडक्टेंस बैंड है इसके अंदर बहुत बड़ा गैप होता है, there is a large gap. Okay, so now we can easily identify what a conductor, semiconductor and insulator, and we can define on the basis of band theory that in the conductor the valence band and conductance band are overlapped. In the semiconductor there is a small gap between these two bands, but in insulator there is a large gap. Now on the basis of this theory you can explain the conductance nature of these. How? The conductor, the electron can jump. Now this is the field, the electron can jump from valence band to conductance band. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ इजीली क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे भी चला जाता है। रूम टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो इसको बैरियर को क्रॉस कर जाता है, यहाँ से यहाँ चला जाता है। सो नाउ कंडक्टर शोज कंडक्टेंस, दिस इज द क्वेश्चन। आपको अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ एग्जाम में कि व्हाई कंडक्टर शो कंडक्टेंस, so you can give the answer on the basis that there is a zero gap, you can say there is a overlap, so the electron from valence band to conductance band can jump easily. Okay, so now but now there is a small gap, so semiconductor will show poor conductance. Now conductor are good conductor, but the semiconductor are poor conductor at room temperature because there is a gap. आप थोड़ा सा जब इसको हीट अप करोगे, गर्म करोगे, यानी एनर्जी दे दी आपने, so electron can jump from this valence band to conductance band. So when you rise the temperature, then they will show conductance, or the conductivity will increase in the case of semiconductor. But when this is another good question, what happen when we rise the temperature of conductor? अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर राइज करते हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताओ आप, कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर आप इसको गर्म कर देते हो तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सो रिमेंबर दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इन द केस ऑफ कंडक्टर द कंडक्टिविटी विल डिक्रीज, कंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर राइज करने पर डिक्रीज होती है। दिस इज द क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा तो आपका जवाब सिंपल होगा ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, बिकॉज when you rise the temperature then kinetic energy of electron will increase and then there is a collision between the electrons. तो इलेक्ट्रॉन बजाय वहां जाने के क्या होगा, वो कोलाइड करने लग जाएंगे, कॉलिजन हो जाएगी, उनके बैरियर आएगा और वो फ्लो नहीं कर पाएंगे, फ्लो रुक जाएगा, इसलिए कंडक्टेंस क्या हो जाती है, तो कंडक्टर की कंडक्टेंस डिक्रीज होती है टेम्परेचर राइज करने पर। सुन लेना ध्यान से। But now in the case of semiconductor, okay, in the case of semiconductor, the conductance will increase on rising the temperature. देखो दोनों का मामला उल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आप इसको राइज करते हो टेम्परेचर को तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी लेकर के जंप करके यहाँ आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करके आएगा तभी तो कंडक्टेंस शो होगी। सो इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर the conductivity will increase on rising the temperature. But now in the case of insulator, तो फिर बच्चा कहता है साहब फिर तो फिर इंसुलेटर में और तेज गर्म कर दो, भाई यहाँ से जंप कराना, थोड़ा हाइट कर दो और टेम्परेचर, तो इंसुलेटर भी क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा क्या? नो, क्योंकि इतने टेम्परेचर पे वो मटेरियल क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ओके, सो नाउ इंसुलेटर में लार्ज गैप होता है तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता है। So this is the band theory. On the basis of this, you can explain what are the conductor, semiconductor, and insulator. This is another good question.
ओके नाउ हम पढ़ क्या रहे थे बताओ? हम बात कर रहे थे सॉलिड की। सॉलिड में क्रिस्टल्स और क्रिस्टल्स को हमने क्लासिफाई किया था फोर्स के बेसिस पे। सो आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखे हो तो हमने फोर्स के बेसिस पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक आयोनिक क्रिस्टल, एक कोवेलेंट क्रिस्टल, बताओ और कौन था? यस, मेटेलिक क्रिस्टल, और एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, सेकंड क्लासिफिकेशन क्या था? ज्योमेट्री के बेसिस पे। ज्योमेट्री के बेसिस पे कितने थे बताओ? हाँ बोलो कितने? 7 क्रिस्टल सिस्टम याद है। और आज हम उससे हट करके कुछ एक और दूसरी बात करेंगे। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन मटेरियल एंड अमोर्फस नॉन क्रिस्टलाइन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपकी बुक में भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन में क्या डिफरेंस है। कुछ डिफरेंस तो आप खुद बता सकते हो। आप व्हेन यू थिंक अबाउट द डिफाइन व्हाट आर द क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन क्या होता है बताओ? मैंने बताया था ना इनिशियल स्टेज में, व्हाट आर क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन आर दोज विच हैव, द फर्स्ट पॉइंट आ गया मेरे पास, विच हैव रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है। जबकि इसमें क्या होगा? इर्रेगुलर ज्योमेट्री। नॉन क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में क्या होता है? ज्योमेट्री क्या होती है? इरेगुलर होती है। दूसरा अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कैसा होता है? ज्योमेट्री रेगुलर, डेफिनेट, सॉरी इसको रेगुलर नहीं बोल के आप डेफिनेट लिखोगे ज्यादा अच्छा इंप्रेशन आएगा। और यहाँ पे लिखेंगे इनडेफिनेट ज्योमेट्री, ओके, इनडेफिनेट ज्योमेट्री। और यहाँ पे लिखेंगे आप रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट। और यहां आ जाएगा सेकंड पॉइंट, इरेगुलर अरेंजमेंट। दीज 2 पॉइंट्स आर फ्रॉम योर डिफाइन, कि आप जो उसको डिफाइन करते हो ना क्रिस्टलाइन की, दो सॉलिड विच हैव डेफिनेट ज्योमेट्री एंड हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल। तो ये दो पॉइंट है वो आप लिख देंगे। उसके बाद थर्ड जो आ रहा है, एक आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट का। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प होता है। अब ये शार्प का मतलब क्या हुआ? जबकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डू नॉट हैव sharp melting point. What is the meaning of this? Just like यूरिया इज ए क्रिस्टल और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 132 डिग्री सेल्सियस, यूरिया का। तो आप जब यूरिया को मेल्ट करोगे तो 131.9 पे भी वो क्या रहेगा? सॉलिड। और जैसे ही 132 होगा वो मेल्ट हो जाएगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? शार्प। जबकि आप इसका एक दूसरा एग्जांपल देखो, नॉन क्रिस्टलाइन के एग्जांपल क्या होते हैं? व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन? रबर, प्लास्टिक, वुड, ये इसके एग्जांपल है। अब आपको मैं अगर कहूँ रबड़ को गर्म करो, रबर को आप हीट करो, मेल्ट करो, तो क्या गर्म करते हुए पानी बन जाता है क्या? रबर क्या होगा? शुरू शुरू में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, फिर थोड़ा सेमी लिक्विड बनेगा, उसके बाद वो मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में आएगा। तो उनके बीच में कितना डिफरेंस आया? तो इसको बोलते हैं कि जो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं वो क्या होते हैं? उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। एक और डिफरेंस आता है बहुत अच्छा, कि इनका जो सरफेस है वो स्मूथ होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? आप जब कोई भी शार्प एज टूल जो है, जैसे चाकू से इसको काट दिया आपने, जैसे आयरन को, सोडियम को या गोल्ड को आप अगर कट करते हो तो जिसका जो नया जो सरफेस बनता है ना, वो क्या होता है? शाइनिंग करता है। और उसके ऊपर अगर आप ऐसे ऐसे हाथ चलाओगे तो स्मूथ लगेगा। तो हम इसको, इस पॉइंट को कैसे बोलेंगे? व्हेन वी कट द सरफेस शार्प फ्रॉम द शार्प एज टूल, इट इज स्मूथ। आप शार्प एज टूल से इसको काटोगे तो उसका जो सरफेस जो आया वो स्मूथ होगा, जबकि यहाँ पे सरफेस कैसा होता है? रफ सरफेस होता है। ये ध्यान रखना डिफरेंस है ना। जस्ट लाइक आप जैसे कोई लकड़ी है या प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक को अगर आप किसी चीज से काट दोगे, उसके ऊपर आप अगर ऐसे ऐसे हाथ चलाओगे तो उसका सरफेस कैसा लगेगा? रफ लगेगा, स्मूथ नहीं लगेगा। ठीक है। नाउ ये नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रिस्टलाइन मटेरियल शोज एनिसोट्रोपी।
This is very good question. Remember this anisotropy, and the non-crystalline shows isotropy. गुड क्वेश्चन. ये अलग से सेपरेट क्वेश्चन बनेगा, अपन इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी क्या होता है. लेकिन ये ध्यान रखना, हमेशा क्रिस्टलाइन एनिसोट्रॉपी शो करता है और नॉन क्रिस्टलाइन आइसोट्रॉपी शो करता है. अपन इसको बाद में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट जो डिफरेंस आ रहा है, नाउ इट इज इन द क्रिस्टलाइन, दीज आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर. इसको क्या बोलते हैं समटाइम? लॉन्ग रेंज्ड ऑर्डर. जबकि ये कहलाते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर आप किसी क्रिस्टलाइन मटेरियल को ऑब्जर्व करते हैं एंड यू सी दैट इनमें हमेशा अरेंजमेंट शुरू से लेके लास्ट तक अरेंज होता है. द पार्टिकल अरेंज्ड, ऑर्डर्ड लॉन्ग रेंज तक, लंबे दूर आप चाहे शुरू से लास्ट, फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट दे आर अरेंज्ड. बट नाउ इन द केस ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन, शुरू में तो क्या होता है, वो अरेंज होते हैं और बाद में जाकर के वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनमें कोई ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं होता है. ओके, सो नाउ समटाइम वी से क्रिस्टलाइन आर लॉन्ग ऑर्डर्ड और दीज आर शॉर्ट ऑर्डर. एक और डिफरेंस आएगा 7 पॉइंट. समटाइम वी से द क्रिस्टलाइन मटेरियल आर ट्रू सॉलिड्स. इतनी अच्छी बातें हैं इनके ऊपर, इसलिए हम कहते हैं कि वास्तव में सॉलिड तो ये, तो these are known as true solid, but now these are known as super cooled liquid. Remember, these are known as super cooled liquid, or sometimes we say it is pseudo solid. ध्यान रखना. सो इस तरह के आप जब एनसीईआरटी की बुक, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ एनसीईआरटी की बुक से रीड करने की आदत डालो. तो एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छा ये बना हुआ है इस तरह से. उसका डिफरेंस देखो, मैंने कितने पॉइंट्स लिखे हैं, 7 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, 2 पॉइंट और छूट रखे हैं. आप वो रीड करके बताओ कि वो 2 पॉइंट क्या हैं जिसको मैंने टच नहीं किया. आप उसको क्या करेंगे? टच करेंगे. ओके, किसको? बुक को पता करेंगे. ओके, थैंक यू.